नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प बायोकेमिकल रास्ते पर बात करने वाले हैं, प्यूरीन साल्वेज पाथवे। हाँ, नमस्कार। ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर है बहुत ज़रूरी। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो इन रास्तों और इनसे जुड़ी कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को समझने में मदद करेगी। आज का हमारा फोकस रहेगा दो खास जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर, एडीए की कमी और लेश-नायहान सिंड्रोम। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे इन रास्तों में छोटी सी गड़बड़ी भी कितनी बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्यूरीन साल्वेज पाथवे आसान शब्दों में है क्या? देखिए, इसे आप शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट रिसाइकलिंग सिस्टम समझ सकते हैं। रिसाइकलिंग सिस्टम मतलब जैसे हम प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। ये सिस्टम डीएनए और आरएनए के जो टूटे-फूटे हिस्से होते हैं, जैसे प्यूरीन बेस, ग्वानिन और हाइपोक्सेंथिन, उनको पकड़कर दोबारा इस्तेमाल लायक बनाता है। अच्छा, तो मतलब ये नए सिरे से बनाने की मेहनत बचाता है। बिल्कुल, सीधे रिसाइकल करके आईएमपी और जीएमपी जैसे जरूरी मॉलिक्यूल्स बना लेता है। इसमें ऊर्जा कम लगती है और जब ये रिसाइकलिंग ठीक से नहीं होती तब प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, जैसे कि पहली कंडीशन जिसकी हम बात करें, एडेनोसिन डीएमएमेज यानी एडीए एंजाइम की कमी। सही, एडीए एंजाइम का काम है एडेनोसिन और खासकर डीऑक्सी एडेनोसिन को तोड़ना। और अगर ये एंजाइम कम हो तो फिर डीऑक्सी एडेनोसिन टूट नहीं पाता और शरीर में एक चीज जमा होने लगती है, डीएटीपी। डीएटीपी? हाँ, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये खास तौर पर लिम्फोसाइट्स यानी हमारी इम्यून सेल्स के लिए जहरीला होता है। जहरीला? मतलब ये इम्यून सेल्स को ही क्यों टारगेट करता है? ये कैसे काम करता है? अच्छा सवाल है। देखिए, डीएटीपी सीधे एक और एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस को ब्लॉक कर देता है। ओके। और ये एंजाइम डीएनए बनाने के लिए जो जरूरी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, उन्हें बनाने के लिए चाहिए होता है। अच्छा, तो अगर वो ब्लॉक हो गया तो लिम्फोसाइट्स जो तेजी से डिवाइड करते हैं, वो ठीक से डिवाइड नहीं कर पाते। उनको डीएनए बनाने का सामान ही नहीं मिलता और वो मरने लगते हैं। ओह! नतीजा होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, एससीआईडी जिसे कहते हैं। एससीआईडी? Yes. ये तो बहुत गंभीर इम्यून प्रॉब्लम है ना? हाँ, बहुत गंभीर। ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, मतलब बच्चे को माँ और बाप दोनों से डिफेक्टिव जीन मिलता है। इसमें शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत लगभग खत्म हो जाती है। बाप रे, सिर्फ एक एंजाइम Yes. और पूरा इम्यून सिस्टम ठप। ये वाकई दिखाता है कि बॉडी कितनी इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। तो ये तो हुई एडीए की कमी, जिसका असर सीधा इम्यून सिस्टम पर है। अब आते हैं दूसरी स्थिति पर, लेश-नायहान सिंड्रोम। यहाँ एक अलग एंजाइम की कमी है, एचजीपीआरटी, और इसका असर बिल्कुल अलग और काफी चौंकाने वाला है ना? हाँ, बिल्कुल। लेश-नायहान सिंड्रोम में हाइपोक्सेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज यानी एचजीपीआरटी एंजाइम नहीं होता या बहुत कम होता है। एचजीपीआरटी हमने शुरू में बात की थी कि रिसाइकलिंग वाला एंजाइम है। हाँ, वही। ये हाइपोक्सेंथिन और ग्वानिन को वापस आईएमपी और जीएमपी में बदलता है, रिसाइकिल करता है। और जब ये नहीं होता तो ये बेस रिसाइकिल नहीं हो पाते, तो फिर क्या होता है? क्या ये जमा होते हैं? जमा होने के बजाय शरीर एक अलग रास्ता अपनाता है। क्योंकि रिसाइकलिंग बंद है तो बॉडी को लगता है कि शायद प्यूरिन कम पड़ रहा है। अच्छा। तो वो क्षतिपूर्ति के लिए डी नोवो सिंथेसिस, मतलब बिल्कुल नए सिरे से प्यूरिन बनाना तेज कर देता है। ओह, तो रिसाइकलिंग बंद होने से प्रोडक्शन और बढ़ जाता है? हाँ, और इस सारे प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जो आखिरी में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, यूरिक एसिड, वो बहुत ज्यादा बनने लगता है। यूरिक एसिड मतलब हाइपर यूरिसीमिया? ये तो गाउट वगैरह से जुड़ा है। सही पकड़ा, गाउट तो होता ही है। लेकिन लेश-नायहान में जो सबसे अजीब और परेशान करने वाली बात है, वो है इसके न्यूरोलॉजिकल लक्षण। न्यूरोलॉजिकल जैसे? इसमें गंभीर बौद्धिक अक्षमता होती है, मांसपेशियों में अजीब सा खिंचाव या अकड़न रहती है, जिसे डायस्टोनिया कहते हैं। हाँ। और बहुत ज्यादा आक्रामकता दिखती है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो सेल्फ म्यूटिलेशन, मतलब खुद को चोट पहुंचाने का व्यवहार। क्या? खुद को चोट पहुंचाना? ये कैसे हो सकता है? एक मेटाबॉलिक एंजाइम की कमी से? हाँ, ये वाकई एक पहेली है। इसका सटीक मैकेनिज्म अभी भी पूरी तरह समझा नहीं गया है कि कैसे एचजीपीआरटी की कमी डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करके ये व्यवहार पैदा करती है। ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। और आपने पहले वो ऑरेंज सैंड वाली बात भी कही थी। हाँ, वो एक क्लासिक साइन है।
छोटे बच्चों के डायपर में कभी-कभी नारंगी या लाल रंग के क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं जो बढ़े हुए यूरिक एसिड का सबूत हैं। अच्छा, ये तो डायग्नोसिस में मदद करता होगा। बिल्कुल, और ये बीमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड मतलब ये ज्यादातर लड़कों में होती है। हाँ, क्योंकि इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है। तो क्या इस बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने का कोई तरीका है, कोई इलाज? हाँ, यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए दवाएं हैं, जैसे एलोप्यूरिनॉल या फैबिक्सोस्टैट। ये कैसे काम करती हैं? ये दवाएं एक और एंजाइम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करती हैं। ये एंजाइम यूरिक एसिड बनाने वाले रास्ते में आता है, तो उसे ब्लॉक करने से यूरिक एसिड कम बनता है। इससे गाउट जैसे लक्षण तो कम होते होंगे। हाँ, गाउट और किडनी की समस्याएं कंट्रोल होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये दवाएं न्यूरोलॉजिकल लक्षणों पर, जैसे वो सेल्फ म्यूटिलेशन या डायस्टोनिया, उन पर कोई खास असर नहीं करती। ओह, मतलब जो सबसे गंभीर लक्षण है उनका इलाज अभी भी मुश्किल है। हाँ, दुर्भाग्य से। तो अगर हम पूरी बात को देखें, हमने 2 रास्ते देखे। दोनों प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से जुड़े हैं, हाँ। पर एंजाइम अलग, कमी का असर बिल्कुल अलग। एक तरफ एडीए की कमी ने इम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया, बिल्कुल SCID हो गया, और दूसरी तरफ HGPRT की कमी ने यूरिक एसिड बढ़ाने के साथ साथ इतने जटिल न्यूरोलॉजिकल और व्यवहारिक प्रॉब्लम्स पैदा कर दिए। सही कहा। ये दिखाता है कि बायोकेमिकल पाथवेज कितने स्पेसिफिक और कितने जरूरी हैं, और जेनेटिक्स का रोल कितना बड़ा है। हाँ, और ये भी कि वो कैसे विरासत में मिलते हैं। एक ऑटोसोमल रिसेसिव, दूसरा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, दोनों के पैटर्न बिल्कुल अलग। बिल्कुल, ये बीमारियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे शरीर के सिस्टम कितने आपस में जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी गड़बड़ी का असर कहाँ-कहाँ पड़ सकता है। तो इन रास्तों के बारे में सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या शरीर में और भी ऐसे मेटाबॉलिक रास्ते हो सकते हैं जिनमें अगर जरा सी भी गड़बड़ी हो तो इतने ही नाटकीय और शायद बिल्कुल अप्रत्याशित प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हाँ है। हमारे शरीर में ऐसे कई जटिल मेटाबॉलिक नेटवर्क हैं, और उनमें होने वाली छोटी-छोटी रुकावटें भी कई बार बड़े और अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अभी भी कितना कम जानते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।